इस प्रेजेंटेशन को देखने वाले सभी को नमस्कार। आज अपने कक्षा 12वीं कला और विद्या वर्ग के अंदर लगने वाले विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्याय 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इस पर पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं परम सर, यदि आपने YouTube चैनल का लिंक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार की, मार्केट की। तो बाजार का अर्थ क्या है, बाजार क्या है? साधारण बोलचाल की भाषा में अगर मैं बात करूं तो ऐसा स्थान, ऐसी जगह जहां वस्तु, कोई भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फिजिकली रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा आदान प्रदान का कार्य करते हैं, यानी वह स्थान या वस्तुओं को बेचा खरीदा जाता है। लेकिन अगर हम अर्थशास्त्र की भाषा में बाजार का अर्थ जानना चाहें तो एक ऐसी प्रणाली या एक ऐसी अनौपचारिक व्यवस्था जो खरीदने वालों और बेचने वालों में निकट और इफेक्टिव संबंध स्थापित करवाती है तथा इसमें वस्तु के लेन देन भी संभव हो जाता है। तो ऐसी प्रणाली या ऐसी व्यवस्था जो क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट व प्रभावी संबंध स्थापित करवाती है तथा इससे वस्तु का लेन देन संभव हो पाता है। कुछ एक बाजार की विशेषताएं जो है, वस्तु, सेवा अथवा साधन के क्रय विक्रय की व्यवस्था को बाजार कहते हैं। वस्तु या सेवा अथवा साधन, उसका जो खरीदो फरोख्त है, उसकी जो व्यवस्था होती है यहाँ पे, उस स्थान को बाजार कहते हैं। बाजार में क्रेता और विक्रेता का अस्तित्व आवश्यक है, यानी क्रेता खरीदने वाले भी होने चाहिए, बेचने वाले भी होने चाहिए। लेन देन की क्रिया के लिए किसी स्थान विशेष पर क्रेताओं विक्रेताओं का एकत्रित होना आवश्यक नहीं है। तो इस बात का इशारा है कि लेन देन के लिए, खरीद फरोख्त के लिए, क्रय विक्रय के लिए जरूरी नहीं है कोई स्थान विशेष हो। आप ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से भी आप खरीद सकते हैं। तो जो ऑनलाइन है, शॉपिंग मॉल है, ये भी एक तरह से बाजार है। अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किसी स्थान विशेष से न होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां वस्तु के क्रेता विक्रेता फैले होते हैं, यानी जहां भी खरीदने और बेचने वाले होते हैं, जहां पैसे की बात आती है, फाइनेंस की बात आती है, तो उसमें अर्थशास्त्र के अंदर उसको बाजार की परिभाषा है। ये एक मार्केट का एक चित्र है। आपने अक्सर ही मार्केट देखा है, बहुत तरह का, अलग अलग तरह का मिक्स बाजार देखा है, अलग अलग का देखा है। तो बाजार की जो संरचना है, तो मुख्यतः एक तो पूर्ण प्रतियोगिता, यानी जिसको शुद्ध प्योर परफेक्ट कंपटीशन बाजार बोलते हैं, एक इम्परफेक्ट अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और एक शून्य प्रतियोगिता बाजार है। तो प्रतियोगिता का अलग अलग वर्गीकरण है, आगे आने वाले समय के अंदर इन पे पूरी चर्चा करेंगे। तो आज हम जो चर्चा करेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ये क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, आज हमारा जो सीखने का बिंदु रहेगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की अवधारणा क्या है। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस रूप को, उस अवस्था को कहते हैं जहां किसी भी वस्तु के खरीदने वाले और बेचने वाले बहुत बड़ी संख्या में होते हैं और उन खरीदने वालों को, बेचने वालों को बाजार की जो पूर्ण जानकारी होती है, ज्ञान होता है। बाजार के अंदर एक जैसी वस्तु, यानी समरूप, एक रूपीय वस्तु को बेचा जाता है और उस वस्तु की कीमत जो पूर्ति और मांग की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। लेकिन जो व्यक्तिगत अकेला जो खरीदने वाला या बेचने वाला है, क्रेता या विक्रेता है, उसका कीमत पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता। तो एक ऐसी प्रतियोगिता का बाजार जहाँ बहुत सारे क्रेता हैं, बहुत सारे विक्रेता हैं, एक जैसी वस्तु है, और जो खरीदने या बेचने वाला है वो उसकी कीमत का निर्धारण नहीं कर पाता है। आगे चलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या है, व्हाट इज द फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं जो हुआ है वो निम्नलिखित है। पहली, फर्मों या विक्रेताओं की बहुत अधिक संख्या होती है।
विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, एक समान या समृद्ध वस्तु होती है, बाजार की पूर्ण जानकारी और ज्ञान होता है क्रेताओं को, फर्मों को प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता होती है, परिवहन लागतों की अनुपस्थिति होती है, क्रेताओं विक्रेताओं की निष्पक्ष प्रवृत्ति पाई जाती है, सभी उत्पादकों या फर्मों की समीपता अनिवार्य है, कीमत नियंत्रण की अनुपस्थिति पाई जाती है। तो ये आज प्रमुख 10 विशेषताएं हैं जिन पे अपने हल्का विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली, फर्मों या विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर्स, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता है कि यहाँ विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है और जो प्रत्येक विक्रेता है या प्रत्येक उत्पादक है उसका कुल उत्पादन के अंदर जो पार्ट होता है, जो उसका भाग होता है, वो लगभग शून्य के बराबर होता है, नए के बराबर होता है, जिससे वे अपनी जो पूर्ति है उसमें कम या वृद्धि करने से बाजार के मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म या विक्रेता कीमत स्वीकारित है। कि फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज ए प्राइस टेकर, यानी कीमत स्वीकारनी पड़ती है फर्म को या विक्रेता को। अन्य शब्दों में उसे बाजार में प्रचलित कीमत पर ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता है। तो पहली विशेषता, जो फर्म्स है या सेलर्स है उनकी संख्या अत्यधिक होती है। दूसरी विशेषता, क्रेताओं की अत्यधिक संख्या, लार्ज नंबर ऑफ बायर। तो देखिए, किसी वस्तु को खरीदने वाले क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है, यानी जैसे ही बेचने वालों की संख्या अधिक है तो खरीदने वालों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। जो प्रत्येक क्रेता है, जो एक क्रेता किसी भी वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के अंदर सक्षम नहीं होता, क्योंकि क्रेता की मांग से होने वाली वृद्धि या कमी का कुल बाजार की जो मांग है, जो पूर्ति है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता की भी कीमत स्वीकारक होता है, यानी जो क्रेता है, सिंगल क्रेता है, उसकी मांग कम होने से या ज्यादा होने से बाजार की मांग पर जो है कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसलिए जो क्रेता है, खरीदने वाला है, उसको भी कीमत स्वीकारनी पड़ती है, प्राइस टेकर। इस तो क्रेता और विक्रेता के लिए एक सिंपल सी शर्त है, वो क्या है कि ये जो क्रेता है और विक्रेता है, ये स्वतंत्र रूप से बिना किसी समझौते या गुप्त संधि के बाजार में प्रतिस्पर्धा के आधार पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। यानी उनके बीच कोई समझौता नहीं होता, खरीदने बेचने वाले के बीच कोई गुप्त संधि नहीं होती, इसलिए वे सामूहिक रूप से बाजार में जो मांग या पूर्ति है उसको प्रभावित करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। ये एक छोटी सी शर्त है। तीसरी जो विशेषता, एक समान या समरूप वस्तु, होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब पूर्ण प्रतियोगिता की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी विक्रय की जाने वाली, जितनी भी बेचने वाली वस्तुएं हैं, वो सभी गुण के अंदर, रंग रूप के अंदर, वजन के अंदर, मात्रा के अंदर, आकार के अंदर, पैकेजिंग के अंदर, हर दृष्टि से एक जैसी दिखती हैं, एक समान होती है। यानी उनका रंग एक जैसा, साइज एक जैसा, कीमत एक जैसी है, आकार एक जैसा, वजन एक जैसा। इसलिए सभी जो विक्रेता हैं या उत्पादक हैं, उनकी वस्तुओं में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। इसलिए अंतर नहीं होने के कारण यह जो बाजार है, यह जो वस्तु है, यह पूर्ण स्थानापन्न होती है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती है। तो आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, होमोजेनियस कमोडिटी की एक ही जैसी वस्तु, एक ही आकार की, एक ही रंग की, एक ही पैकेज के अंदर, एक ही वजन के अंदर, एक सेम, हर तरह की, हर दृष्टि से सेम। तो सभी जो समान वस्तुएं हैं उनका मूल्य बाजार में समान होता है। अब इससे क्या होता है कि जो खरीदने वाला है वो एक विक्रेता के उत्पादन की तुलना में दूसरे विक्रेता के उत्पादन को अधिक पसंद करने का कोई कारण नहीं होता उसके पास। यानी खरीदने वाले के पास यह नहीं है कि मैं इसके पास जाऊं या दूसरी दुकान पे जाऊं, क्योंकि सभी जगह एक जैसी वस्तु मिलनी है, एक जैसी ही कीमत मिलनी है। चौथी विशेषता, बाजार की पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज। तो पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता
कि उसके अंतर्गत जितने भी क्रेता हैं, जितने भी विक्रेता हैं, उनको बाजार में जो प्रचलित कीमत चल रही है उसकी पूर्ण जानकारी होती है। क्रेताओं और विक्रेताओं के अंदर परस्पर निकट संपर्क रहता है। क्यों? इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि बाजार में जो वस्तु का क्रय विक्रय किन किन कीमतों पर हो रहा है और दूसरे जो खरीदने बेचने वाले हैं वो किन किन कीमतों पर क्रय विक्रय करते हैं, यानी इस चीज का उनको पूरा ज्ञान होता है, पूरी जानकारी होती है। तो पूर्ण जानकारी और सजगता होने के कारण ही जो वस्तु है उसका मूल्य पूरे बाजार में एक समान होता है। पांचवी पांचवी जो विशेषता है वो है फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्र होता है, यानी फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर प्रमुख विशेषता क्या है कि जो उद्योग है उसमें फर्मों का जो प्रवेश है पूरे उद्योग के अंदर, इंडस्ट्री का प्रवेश और उनका बहिर्गमन किसी भी प्रकार की उसमें कोई रुकावट नहीं होती है। नई फर्में या उत्पादक आ सकते हैं और जो पुराने हैं वो छोड़कर जा सकते हैं। फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर किसी भी प्रकार का कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं होता है और किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होता है, यानी किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है। तो क्रेताओं विक्रेताओं में किसी वस्तु के उत्पादन, उसकी मात्रा, उसकी कीमत संबंधी कोई सभी फर्मों को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं। तो ये पांचवी और प्रमुख शर्त। छठी शर्त है उत्पादन के साधनों में पूर्ण गतिशीलता, परफेक्ट मोबिलिटी। तो जितने भी उत्पादन के साधन है, जिनको साधन बोलते हैं, कारक बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं, जैसे भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन है, उद्यमी है, टेक्निक है इत्यादि है, उसमें पूर्ण गतिशीलता होती है। उत्पादन के कारकों की गतिशीलता पर कोई प्रतिबंध या कोई रुकावट नहीं होती है। उत्पादन का प्रत्येक साधन अपने सर्वोत्तम प्रयोग में रहकर अधिकतम पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, अर्थात कारक उस उद्योग की, इंडस्ट्री की ओर जाते हैं जहां उन्हें अधिक प्रतिफल मिलता है। यानी कंडीशन नहीं है कि तुम्हें मेरे ही यहाँ काम करना पड़ेगा, तुम्हें इतना ही पैसा लगाना पड़ेगा या तुम्हें इतनी जमीन चाहिए। तो ये जो साधन है इनकी पूरी गतिशीलता होती है, किसी भी जगह वो मूव कर सकते हैं। तो ये छठी विशेषता। सातवीं के अंदर परिवहन लागतों की अनुपस्थिति, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी बाजार में किसी वस्तु की एक कीमत प्रचलित होने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को, खरीदने वालों को विभिन्न विक्रेताओं से किसी वस्तु को खरीदने के लिए अतिरिक्त यातायात लागत खर्च नहीं करनी पड़े। यानी उनको सामान लाने ले जाने के लिए कोई विक्रेता ऐसा नहीं है कि वो अलग से खर्च उसको करवाए, यानी परिवहन लागत जो होती है वो नहीं होती है। आठवीं विशेषता क्रेताओं और विक्रेताओं की निष्पक्ष प्रवृत्ति। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर यह आवश्यक है कि क्रेताओं विक्रेताओं के बीच किसी भी प्रकार की वरीयता, प्रेफरेंस, लगाव या मोह नहीं होना चाहिए, यानी उनके अंदर कोई ऐसा समन्वय नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं हो, एक ऐसा खिंचाव नहीं हो, एक ऐसा संबंध नहीं हो, यानी निष्पक्ष होने चाहिए। प्रत्येक क्रेता प्रत्येक विक्रेता के लिए निष्पक्ष होना चाहिए और क्रेता ऐसे विक्रेता से खरीदेंगे जो कम मूल्य लेना चाहता है, यानी खरीदने वाला उससे खरीदेगा जो कम में देगा और बेचने वाला उसको बेचेगा जो उसे अधिक पैसा देगा। अब चूंकि निष्पक्षता है, कीमत का निर्धारण नहीं होता है, इसलिए जो निष्पक्षता है वो उसकी जो प्रवृत्ति है वो पूर्ण प्रतियोगिता का अविभाज्य अंग है। नौवीं, सभी उत्पादकों या फर्मों की समीक्षा। तो जैसे क्रेता और विक्रेता की निष्पक्षता जरूरी है, उसी प्रकार जितनी भी फर्में हैं इंडस्ट्री के अंदर, उद्योग के अंदर या उत्पादन करने वाले हैं, उनके अंदर समीक्षा होनी जरूरी है। स्टोनर और हैप के अनुसार क्या कहा उन्होंने कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी विक्रेता या उत्पादक एक दूसरे के इतने समीप होने चाहिए जिससे कोई परिवहन लागत उत्पन्न नहीं हो। और प्रोफेसर मार्शल ने तो परिवहन लागत के अंतर की स्थिति को ही पूर्ण प्रतियोगिता की संज्ञा दे दी है, यानी उनके अंदर समीप होना चाहिए, एक दूसरे से वो परिचित होने चाहिए, जानकार होने चाहिए। और 10वीं, कीमत नियंत्रण की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ प्राइस कंट्रोल।
अब पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो वस्तुएं हैं उनके मूल्य पर किसी भी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियां स्वतंत्र रूप से स्वयं संचालित रहकर मूल्य निर्धारण करती है। यानी पूरे इंडस्ट्री, पूरे उद्योग की जो मांग होती है, पूरे बाजार की जो मांग होती है, और उसको मांग को पूरा करने के लिए जो पूर्ति होती है, उसी के आधार पे ही जो कीमत है उसका निर्धारण होता है। तो ये 10 विशेषताएं। तो थोड़ी सी पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर कीमत या मूल्य का निर्धारण, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्धारण तो जो इंडस्ट्री है उसके सामूहिक रूप से मांग और पूर्ति की सापेक्ष शक्तियों द्वारा होता है। अभी अपने पीछे देखा कि वस्तु की बाजार कीमत जो होती है वो समान होती है, और जितनी भी फर्में हैं प्रत्येक फर्म उस मूल्य को दिया हुआ मानकर ही अपनी बेची जाने वाली मात्रा का निर्धारण करती है। यानी उसको मान लेती है इतना मुझे मूल्य मिलेगा, उसी के अनुसार वो अपनी जो क्वांटिटी है वो तय करती है। फर्म उसी कीमत पर अपना जो निर्गत है, जो उसने आउटपुट बनाया है, उसको बाजार में बेचती है। और पूर्ण प्रतियोगिता के तहत जो फर्म का मांग वक्र पूरी तरह से लोचदार होता है, पूर्णतः लोचदार होता है। अतः वस्तु की कीमत, कॉस्ट आगम, एवरेज रिवेन्यू, सीमांत आगम, मार्जिनल रिवेन्यू, तीनों के तीनों समान होते हैं। तो एक चित्र की सहायता से देखते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री है, जो उद्योग है पूरा, उसकी जो कीमत निर्धारण किस प्रकार होती है। प्राइस मेकर होता है, ये उसका डीडी मांग वक्र है, ये जो का एसएस पूर्ति वक्र है, सप्लाई कर्व है, और टी बिंदु पे दोनों का मिलन होता है। जो प्रतिषेध का बिंदु है मांग वक्र और पूर्ति का, वो टी है। तो टी बिंदु पर जो उस वस्तु की कीमत है वो ओपी के बराबर होगी, और उसकी जो मात्रा है वो ओक्यू के बराबर होगी। ये तो पूरी इंडस्ट्री का हो गया। अब बात करें जो फर्म है पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर, वो प्राइस टेकर होती है, उसको प्राइस जो मार्केट में तय किया। अभी चूंकि वस्तु की कीमत इंडस्ट्री के अंदर तय कर दी है, ओपी जो है, तो इसी कारण जो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो कीमत है वो पीडी कर्व के रूप में, यानी ओपी रहेगी इसकी भी कीमत, और इसका जो वक्र पीडी जो है मांग वक्र, इसको ये क्योंकि कीमत सेम कीमत पर बेचना है, तो उसका जो औसत रेवेन्यू है, जो कुल आगम है, वो भी सेम रहेगा। और उसका जो क्योंकि मार्जिनल जो रेवेन्यू है वो तीनों वो भी इसके बराबर रहेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर औसतागम, सीमांतागम और कीमत तीनों बराबर होते हैं। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर 3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष, 3 वाइटल कंक्लूजन्स क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म कीमत स्वीकारक होती है, कीमत निर्धारक नहीं होती है। A firm under perfect competition is a price taker, not a price maker। यानी परफेक्ट कंपटीशन, जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसके अंदर जो फर्म होती है, जो विक्रेता होता है, उसको कीमत स्वीकारनी पड़ती है, वो कीमत का निर्धारण नहीं करता है। दूसरी विशेष जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतया लोचदार होता है। डिमांड कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, यानी अनंत। तो जो लोचदार होता है, यानी एक्स अक्ष के जो है मांग वक्र समांतर होता है। और तीसरी, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित करती है। ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। यानी कोई भी फर्म जो है वो लॉन्ग रन के अंदर, लंबे समय के अंदर उसका जो लाभ होता है वो सामान्य होता है, नॉर्मल लाभ होता है। तो आप सभी का वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आने वाले समय के अंदर इस चैप्टर के जो भाग है उसको पूरा करेंगे। यूट्यूब लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो अगले वाले जो चैप्टर हैं या अगले टॉपिक हैं या अगले सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक्स।